नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आपका एग्जाम आ रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है आपके जीवन का। काफी लगन से आप मेहनत भी कर रहे हैं और इसी आपकी लगन और मेहनत को जस्टिफाई करने के लिए, थोड़ा सा और सपोर्ट करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने जो नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें आपको मिलती है हर क्लास के बाद, हर सेशन के बाद एक छोटी सी होमवर्क शीट। तो उस होमवर्क को देने के बाद हम आपको भूल नहीं जाना रे, ऐसा भूलते नहीं हैं। हम आपको उस होमवर्क का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं जो कि इस समय आप देख रहे हैं इस डीपीक्यू शीट के समाधान के फॉर्म में। तो डीपीक्यू शीट क्रमांक 6 हम आज सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने अब तक उसे सॉल्व नहीं किया है और खोज रहे हैं कि वो शीट कहाँ है, तो इसी ये जो सेशन चल रहा है हमारा, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, तो डाउनलोड करें। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो कृपया करके मुझे यहाँ पे 2 मिनट इस तरह पॉज करके छोड़ दीजिए। पहले एक बार डीपीक्यू को ट्राई कीजिए, उसके बाद आप इस समाधान की पूरी श्रृंखला को देखिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। चलिए, हम लोग जिन्होंने डीपीक्यू सॉल्व पहले कर ली है, जो कि कर पाए थे समय रहते, जो नहीं कर पाए वो अभी सॉल्व कर ले, लेकिन जिन्होंने कर लिया था वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और आज हम शुरू करेंगे डीपीक्यू शीट क्रमांक 6 की समस्याओं का समाधान निकालना। आपको बस क्या करना है, एक बार पहले मुझे कंफर्म करना है कि यहाँ पे पेन चल रहा है या फिर नहीं। आपका हाँ मुझे सुनाई दिया, वेरी गुड, ठीक है। वैसे मैं आपको सुनाई तो दे ही रहा हूँ, दिखाई भी दे रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन, मतलब एकदम टफ। An outlet pipe can empty 5/6 of a crystal in 20 minutes। ठीक है, मतलब अगर पूरा क्रिस्टल को मान लिया जाए x, ठीक है, उसका कितना हिस्सा, 5/6वां हिस्सा, 5/6वां हिस्सा कितनी देर में खाली होता है, 20 मिनट में। चलिए ठीक है, आपको बताना है कि 9 मिनट में कितना हिस्सा खाली होगा। तो उसके लिए पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा, और पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताने में हमारी मदद कौन करेगा, ये इक्वेशन जो ये बता रही है कि भाई पूरे का 5/6वां हिस्सा 20 मिनट में होता है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो 20 × 6/5 कि भाई पूरा टैंक, जिसको आपने यहां पे x बोला है, उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे 5 1 5, 5 4 20, 6 4 24 मिनट्स में पूरा खाली हो जाएगा। ये कैसे आया सर? देखो ये पूरा है, x मतलब क्या हो गया, पूरा टैंक, उसका 5/6 आपने यहां पे बताया कि 20 मिनट में खाली होता है। तो जब भाई आपको 5/6 पता है तो अब आप उल्टा करोगे, 6/5 के बारे में बात करोगे, तो वही आपने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करके पता लगाया कि 24 मिनट में कितने, 24 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। चलिए ठीक है, 24 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। आपको चर्चा कितनी करनी है, आपको यह बोला है कि यदि 24 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा तो 9 मिनट में कितना खाली होगा ये बताओ। तो भाई जो रेशियो 9 और 24 शेयर करेंगे वही रेशियो ये वाला पार्ट और टोटल शेयर करेगा, है कि नहीं? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई कितना होगा सर, 9/24 हिस्सा खाली हो जाएगा। किसका? x का 9/4 हिस्सा। ठीक है, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क वुड बी इक्वल टू 9x / 24। ठीक है, चलिए इसको आपने सॉल्व किया तो यहां हो जाएगा 3 3 9, 3 8 24, 3/8 ऑफ x, मतलब कितना खाली हो जाएगा, 3/8वां हिस्सा हमारे टैंक का या फिर इस क्रिस्टल का खाली हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, आसान था जी सर, काफी आसान, बस खाली कहां दिमाग लगना था, यहां पे शुरुआत में, उसके बाद तो एकदम आसान था। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन डी, हरे रंग का मतलब है आगे बढ़ने का सिग्नल। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 2 की तरफ। फिर से अच्छा बहुविकल्पिक सवाल अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन। अ मैन ब्रॉट गुड वर्थ ₹6000, 6000 रुपए का सामान लिया, सोल्ड हाफ ऑफ देम एट 10% गेन। ठीक है, तो भाई 6000 का आधा कितना हो जाएगा सर? 6000 का आधा हो जाएगा यहां पे 3000। ठीक है, उसको यदि 10% गेन पे बेचा है तो कितना प्रॉफिट,
तो भाई ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10%, मतलब 300 रुपए। ठीक है, एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमाइंडर, तो बचा हुआ 3000 कितने परसेंट पे बेचा जाए। ठीक है, ताकि आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाए, ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए आपको 25%। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, हमें ये तो पता है कि भाई 6000 पे कितना प्रॉफिट होना है, 25%। तो क्या हम 6000 का 25% निकाल के बता सकते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू में, पैसों की मात्रा में कितना प्रॉफिट होगा? जी सर, 6000 का 25% मतलब 1/4, तो मतलब 1500 रुपए। तो कुल मिला के 1500 का मुनाफा होना चाहिए दुकानदार को। उसमें से कितना हो चुका है सर? 300 रुपए। तो कितना बचा सर? 1200 रुपए अभी और कमाना है। 1200 रुपए किस पे कमाओगे सर? 3000 पे, क्योंकि बाकी 3000 पे तो ऑलरेडी 300 रुपए कमा चुके हैं, वो तो हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई 1200 पे आप 1200 प्रॉफिट आपको कमाना है, कितने पे? 3000 पे। तो आप कमाएंगे और आप निकालेंगे कितना परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। भाई शून्य से शून्य कैंसिल, यहां शून्य से एक और शून्य कैंसिल, 3 1 जा 3 40 जा, तो भाई 40% प्रॉफिट आपको कमाना पड़ेगा किस पे? बचे हुए 3000 पे, ताकि आप कुल मिला के 25% प्रॉफिट कमा पाए। यदि आप 40% से कम कमाएंगे तो आपका ओवरऑल 25% नहीं आएगा। क्या किया आपने? आपको दो जानकारी दी थी, एक आधे हिस्से के बारे में, दूसरी पूरे हिस्से के बारे में। तो आधे हिस्से की जानकारी और पूरे हिस्से की जानकारी को मेल जोल करके, जोड़ घटा के आपने निकाला कि बचे हुए हिस्से में जो आधा हिस्सा है उसमें कितना प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट था रुपीज में, आपको जवाब निकालना था परसेंटेज में। तो आपने इस रुपीज वाले प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए क्या किया? आपने डिवाइड कर दिया, आपने परसेंटेज निकाल दिया। एक चीज और, ये 1200 रुपए प्रॉफिट किस पे कमाना है? 3000 पे, ना कि 6000 पे। तो डिनोमिनेटर में 6000 मत लिखना, ठीक है? अगर वैसा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और 6000 पे क्यों नहीं कमाना है? क्योंकि 6000 पे तो 25% कमाना है, जो हम निकाल चुके हैं कितना है वो तो 6000 के अंदर ये दो पार्ट है, जिसमें एक पार्ट में 1200 हम कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। जैसे बहुत लोग क्या सोचते हैं कि सर 10 यहां पे हुआ है, 25 ओवरऑल कमाना है, तो 25 और 10 जोड़ के हो जाएगा 35, तो 35 हो जाएगा आंसर। ऐसा कुछ मन से लॉजिक न लगाएं, कृपया करके सवाल को सॉल्व कर लें, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने में हार्डली आपको लगे 30 सेकंड या फिर 1 मिनट। उतने में यदि आप कुछ गलत मार्क कर दोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। और लेकिन यहां तो हर एक मार्क की बहुत वैल्यू है, तो कृपया करके अच्छे से सवाल को सॉल्व करें। चलिए, सवाल क्रमांक 2 हो चुका है हमारा। सवाल क्रमांक 3, अ नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, एक नंबर है x, मान लो एक नंबर है 100, उसको आपने 10% से कम कर दिया। 100 का 10% हो जाएगा 10, अब नया नंबर हो जाएगा 90। ठीक है, एंड देन इट इज अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%। अब देखो यहां पे बहुत लोग क्या सोचते हैं कि 10% किसका लेना है, ये 100 का या 90 का। देखो अब यहां पे आपका जो पहला वाला केस था, जो कहानी थी, वो खत्म हो गई। अब आप वापस आ गए, अब आपकी नई कहानी स्टार्ट हुई है, जहां पे आपकी नई वैल्यू क्या है? 90 है। तो इसके संबंध में सारी बातें होंगी कि इसको 10% इंक्रीज किया। अगर आपने इसको 10% इंक्रीज किया तो 90 का 10% हो जाएगा 9, और जोड़ोगे तो हो जाएगा 99। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया? देन नंबर इज चेंज बाय, तो पहले 100 था, अब 99 हो गया। कितने का नुकसान हुआ यहां पे? सर यहां पे 1% का नुकसान हुआ, क्योंकि 100 का 99 मतलब 1 का नुकसान, और 100 का कितना होगा? 1% होगा। तो 1% क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले 100 था, अब 99 हो गया। ऐसा ऑप्शन नहीं है यहां पे हमारे 4 ऑप्शन में से, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी को। आप चाहे तो इस वैल्यू को 200, 400, 500 कोई भी लेकर सॉल्व कर सकते, अंतिम आपका उत्तर यही आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपने 500 रुपए लिए, उसका 10% आपने पहले कम किया, तो 10% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 450। फिर आप 10% इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 45, तो ये 5 और 495, गैप कितना? 5 का। 500 का कितना परसेंट होगा? 1% होगा, और वो भी डिक्रीज हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर यहां पे 50 से डिक्रीज किया था, यहां पे 50 से इंक्रीज क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया 450 बोलेगा, कौन 50? कैसा 50? किसका 50? मुझे तो मेरे बारे में पता है, मुझसे पूछिए मेरा कौन सा परसेंट कितना होगा। तो भाई 10% इंक्रीज करेंगे तो इसी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहां पे कहानी खत्म हो गई।
इसका अगले वाले से कोई वास्ता नहीं है फिलहाल। अब हम आप अलग से निकालेंगे कि भाई जो नया यहाँ पे हमारी फिल्म जो बनी है, जो कहानी बनी है, उसमें कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज ना करें अपने आप को, जो पहले माइनस किया वही दोबारा ऐड करने की गलती ना करें। जो भी वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से आप माइनस या फिर प्लस करें। चलिए सवाल देख लेते हैं, हमारा जवाब क्या आया। ऑप्शन डी आया कंप्यूटर जी का भी जवाब। वैसे एक्चुअल क्या होगा, 1% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, हमारा ये सवाल हो गया खत्म और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 4, ये काफी अच्छा सवाल है, एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 men and a boy can do a piece of work in 5 दिन। 2 men और एक व्यक्ति, एक लड़का कितने दिन में काम करते हैं, 5 दिन में काम करते हैं। ठीक है, वहीं पे एक आदमी और 2 बॉयज अगर काम कर रहे हैं तो वो 6 दिन में करते हैं। ठीक है, इफ अ मैन इज पेड ₹28 अ वीक। ठीक है, आपको बताना है कि जो लड़का है, जो बॉय है, उसे कितना पे किया जाएगा। अब देखो पेमेंट का जो अमाउंट है, क्योंकि यहां पे और कुछ नहीं गिवन है, तो ये माना जाएगा किस बेसिस पे दिया जा रहा है कि भाई किसकी कितनी कार्य कुशलता है, कौन कितना काम कर सकता है। तो चलिए, तो हमें यहां पे पहले दोनों का काम निकालना पड़ेगा, कौन कितना काम करता है। अब यहां पे है 2 मैन, ठीक है, और एक बॉय, और टाइम लग रहा है 5 दिन। यहां पे है एक मैन, ठीक है, और कितने बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं, तो एक मैन और 2 बॉयज को लग रहे हैं 6 दिन। ठीक है, अब क्योंकि आपको दोनों कहानियां कंपेयर करनी है, तो आप क्या करेंगे सर, दोनों को एक कॉमन पैरामीटर पे लाएंगे जो कि होगा 1 डेज वर्क। ठीक है, तो अगर मैन का एक दिन का काम है x, तो ये हो जाएगा 2/x। ठीक है, बॉय का एक दिन का काम है अगर y, तो ये हो जाएगा 1/y, और ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 1/5। ठीक है, यहां पे मैन का काम हो जाएगा 1/x एक दिन का काम, बॉय का एक दिन का काम हो जाएगा 1/y, लेकिन 2 बॉय से तो इंटू 2 करना पड़ेगा, और यहां पे एक दिन का काम हो जाएगा 1/6। अब इस इक्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, जहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, ये हो जाएगा 2/x, अगर मैं यहां पे लिखूं वापस से, ठीक है, यहां पे एक लाइन खींच के भाई अलग पार्टीशन हो जाए, तो 2/x प्लस कितना 4/y। यह काम करते हैं कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसी के नीचे लिख देते हैं कि भाई 2/x प्लस 2 2 4/y इज इक्वल टू 2/6। उसमें से क्या माइनस करोगे फिर से 2/x, यहां पे हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू कितना 1/5। चलिए माइनस करो, 2/x कैंसिल, 0, 4y माइनस 1/y कितना हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 3/y, और यहां हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3 माइनस 1/5। चलिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा सर, 5 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 3 मतलब कितना 2, और नीचे आ जाएगा 15। जब आप एलसीएम लेंगे तो 3/y इज इक्वल टू 5 माइनस 3/15। दैट इज, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जवाब आएगा y की वैल्यू कितनी, तो सर y 3/y आएगा हमारा यहाँ पे 2/15। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/y की वैल्यू हो जाएगी कितना सर, 2/15 45 45। ठीक है, तो 1/y हो गया 2/45। ठीक है, ऐसे ही अब आपको x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो यहीं पे अगर आप निकाल दें तो 2/x प्लस कितना 2/45 इज इक्वल टू 1/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वहां जाएगा, 2/x इक्वल टू 1/5 माइनस 2/45। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इंटू 9 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 9 5 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 2/x करने पे कितना यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि 9 माइनस 2 का तो 7/45, तो 1/x हो जाएगा 7/45, 2 हो जाएगा 90। तो भाई 1/x हो गया 7/90, 1/y हो गया 2/45। अब ये हमारी दो वैल्यूज है जो हमको मिली है, तो भाई 1/x हो गया कितना 7/90, है ना, और यहां पे 1/y हो जाएगा 2/45। चलिए अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमने शुरू कहां से किया था, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं तो एक बार दोबारा समझा रहा हूं। शुरू हमने किया तो जो हमारी इक्वेशन थी कि 2 मैन और 1 बॉय, तो 2 मैन 1 बॉय 5 दिन, और वहां पे 1 मैन 2 बॉय, लेकिन क्योंकि दो अलग अलग पैरामीटर्स हो जाएंगे कंपेयर करने के लिए, इसलिए हमने क्या किया,
हमने उनको एक कॉमन पैरामीटर पे लाए, कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाए, जो कि था एक दिन का काम। तो एक मैन का एक दिन का काम 1/x, तो 2 मैन होंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, इसलिए 2/x। एक बॉय का एक दिन का काम 1/5, और कुल मिला के एक दिन में कितना काम होगा, तो भाई 5 दिन में यदि पूरा काम होता है तो एक दिन का काम होगा 1/5 में। सिमिलरली वो इक्वेशंस बनाई, उसके बाद हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता लगाई। अब जब x और y की वैल्यू पता लग गई है तो हमारा काम यहां पे आसान हो जाता है कि भाई 28 रुपए मिल रहे हैं मेन को, ठीक है, कितने मिल रहे हैं 28 रुपए, ठीक है। ये अब आपको किसके लिए निकालने हैं, बॉयज के लिए निकालने हैं, तो बॉयज का हो जाएगा यहां पे 2/45, और किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हो आप, तो मेन के, तो 7/90 ऐसा कुछ होगा। भाई 28 रुपए किसके लिए है, मेन के लिए, तो वो एक दिन में कितने मिलेंगे उसको, 7/90 मिलेंगे, है ना भाई। 7/90 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक दिन का काम वो इतना कर रहा है, तो उस हिसाब से अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 45 और यहां हो जाएगा 2, तो 28 इंटू 2/1, ठीक है, इंटू यहां पे हो जाएगा 2/7, क्योंकि भाई यहां पे नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 चौके 28, और यहां पे 4 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16 रुपए यहां पे होगा आपका मेहनताना, कितना, 16 रुपए। भाई देखो सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाऊं तो यूं समझिए कि भाई यदि मेन को 7/90 काम करने के लिए 28 रुपए मिलते हैं, है ना। अब क्योंकि दोनों एक एक वीक की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसको टेंशन में मत लीजिए कि 7 दिन है तो क्या करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बॉय का भी कितना का पूछ रहा है, 7 दिन का ही पूछ रहा है, तो दोनों वहां पे तो सेम ही है। तो भाई अगर 7/90 के मिलते हैं 28, तो वो पूछ रहा है 2/45 के कितने मिलेंगे। सिंपल सा लॉजिक, क्या, अगर 7/90 के आपको 28 रुपए मिल रहे हैं तो 2/45 के कितने मिलेंगे। आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैसे भाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये जाएगा इधर, तो ऐसे देखो 7/90 इंटू एक्स इक्वल्स टू 28 इंटू 2/45, ठीक है। तो ये जो 7/90 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, डिवीजन में आएगा, और वही हमने यहां पे किया है कि भाई 28 को आपको इनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, और वही हमने किया, ठीक है। चलिए 16 रुपए आएगा हमारा आंसर। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं उनका जवाब कितना आ रहा है। उनका जवाब भी आ रहा है हरे रंग के डब्बे में, ऑप्शन सी। उनका जवाब भी सी, हमारा भी सी, तो मतलब हमारे दिल में बहुत सारी खुशी सी। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भाई 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, कितने, 5% पर आनम सिंपल इंटरेस्ट पे। मतलब आसान सवाल लग रहा है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना आसान है। बताओ कितना होगा 5% 1000 रुपए का, अभी बता दोगे आप, 50 रुपए। वेरी गुड। अब यदि इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, 10 साल के बाद जितना भी इंटरेस्ट करेक्ट होगा वो आपको ऐड कर दिया जाएगा प्रिंसिपल में। मतलब 10 साल के बाद आपका क्या चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। ये कहानी समझना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है वो कि 10 साल के बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। मतलब जैसे मान लो यहां पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना सर, 50 रुपए, तो 10 साल का इंटरेस्ट कितना होगा सर, 500 रुपए। तो वो ये कह रहे हैं कि 10 साल के बाद आपका जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 10 साल के बाद न्यू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1500 रुपए हो जाएगा। पहले प्रिंसिपल कितना था, पहले था सर 1000 रुपए। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है आपसे कि आफ्टर 10 ईयर्स ये हो जाता है, ठीक है। द अमाउंट विल बिकम 2000 आफ्टर, अमाउंट 1500 का 2000 कितने साल में बनेगा। अब यहां पे ध्यान दो, 1500 से 2000 बनने के लिए कितना करना पड़ेगा अमाउंट में चेंज सर, 1500 से 2000 बनने के लिए अमाउंट को 500 से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आने वाले समय में आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए 500 रुपए, तो इंटरेस्ट हो गया आपका 500। रेट क्या है सर, रेट पहले से फिक्स है 5%, ठीक है। आपको इंटरेस्ट पता है, आपको रेट पता है, आपको प्रिंसिपल पता है 1500, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, केवल टाइम निकालना है कि कितने समय में होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर पहले भी तो 10 साल में 500 मिले थे, अभी भी तो 10 साल में 500 मिलेंगे, परंतु किंतु प्रभु अभी 10 साल में 500 इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका प्रिंसिपल बढ़ गया है, और प्रिंसिपल बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी वो आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, जो संख्या है,
जो पैसा है इंटरेस्ट का वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 50 रुपए था, या शायद कितना मिलेगा 150 का करोगे 5% तो शायद आएगा 75, तो हर साल 75 रुपए मिलेंगे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए या तो हर साल 75 जोड़ते जाओ या फिर फॉर्मूला यूज कर लो। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई इंटरेस्ट होता है I इक्वल्स टू P इंटू R दैट इज 5 इंटू T जो हमें पता करना है, होल डिवाइड बाय 100, यही होता है। यस सर। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो शून्य से शून्य कैंसिल, यहां पे भी शून्य से शून्य कैंसिल, 500 डिवाइड बाय 15 इंटू 5 इज इक्वल टू टाइम ड्यूरेशन। 5 और ये कैंसिल होकर कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भाई 15 छक्के होता है 90, तो 6 2/3 आपको होना चाहिए टाइम, मतलब 6 साल और 2/3 महीने। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1000 का 2000 बनने में? सर 10 साल तो पहले ही लग गए, उसमें आपने 6 साल और जुड़वा दिए ताकि हम कहां तक पहुंच सके 2000 तक पहुंच सके। तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा 75, तो 6 साल में कितना हो जाएगा ये? सर 6 साल में ये हो जाएगा कितना 450 रुपए, देखना 6530 यहाँ 3 ऊपर, हाँ 450 रुपीज तो हो जाएगा 6 साल में। उसके बाद आपको 50 रुपए और चाहिए तो भाई 6 साल को भी 3 हिस्सों में बांटो, 50 50 50 हर हिस्से में मिलेंगे, सॉरी कितना 25 25 मिलेंगे, बिकॉज पूरे साल में कितना मिल रहा है 75। तो अगर आप 25 25 बांटोगे 3 हिस्सों में तब आपको मिलेंगे 50 रुपए और, तो 450 और 50 हो जाता है 500, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2/3, है ना। तो इस तरीके से आप सोच पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म लगा हुआ है, केवल आपको टाइम की वैल्यू पता करनी थी, वो आपने पता कर ली। 10 साल पहले के थे वो भूलना नहीं है, क्योंकि 1500 रुपए जो बना वो कैसे बना 10 साल में लगातार इंटरेस्ट मिलने पे ही बना है, डायरेक्टली नहीं बन गया, ठीक है। इसीलिए उसको हमेशा ध्यान रखना है। तो 10 और वो 6 2/3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 2/3। हो सकता है एग्जाम में आपको एक ऑप्शन यही आ जाए सीधे सीधे, क्या 6 2/3, और हम अगर जोश जोश में होंगे तो हमने ध्यान नहीं दिया तो हम वही मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। चलिए यहां पे हो जाएगा स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे किस प्रश्न की ओर? हम मूव करेंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। लेकिन पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर भी आ रहा है ऑप्शन बी, मतलब हमारा और आदरणीय हमारे कंप्यूटर जी का भी आंसर सही आ रहा है, आपका भी सही आया होगा ऐसी मेरी आशा है। चलिए सवाल क्रमांक 6, इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, ठीक है, एंड देन इंक्रीज बाय 20%, नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ बुक इज। कोई किताब है, ठीक है, मान लेते हैं हम 200 रुपए की, ठीक है भाई, हमें तो कैलकुलेट करना है, हम तो कर लेंगे। उसमें पहले आपने क्या किया 25% डिस्काउंट मिला आपको, तो भाई 200 का 25% हो जाएगा 50, तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने हो गई आपके लिए किताब, कितने की पड़ रही है अब? सर 50 का डिस्काउंट मिलने के बाद 150 की पड़ेगी। चलिए उसके बाद 20% इंक्रीज कर दिया, अब 15 का 20% कितना हो जाएगा? सर 15 का 20% हो जाएगा 30 रुपए, तो 180 की हो गई है किताब, ठीक है। मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने बुक के लिए बोला तो उन्होंने बुक दे दिया आपको, आपने पूछा कितना डिस्काउंट, उन्होंने कहा 25%, उन्होंने दे दिया, ठीक है। आपने कहा ठीक है पैक कर दो, फिर उन्होंने बिल में जोड़ दिया 20% टैक्स, तो यही हो गया, पहले 25% डिस्काउंट फिर 20% टैक्स जोड़ दिया, तो कितने की पड़ी किताब? 180 की पड़ रही है, जो उन्होंने बोला था उससे 200 रुपए बोला था, 180 की पड़ रही है, ठीक है। कितना चेंज है? सर 20 रुपए का फर्क है, 20 रुपए का यहां में डिस्काउंट हुआ है, तो 20 रुपए 200 का कितना हो जाएगा? सर 20 रुपए 200 का हो जाएगा 10%, तो यहां पे हो जाएगा आपका आंसर कितना? 10% डिक्रीज हुआ है, पहले 200 की थी अब 180 की हो गई, तो ऑप्शन ए 10% इंक्रीज डिक्रीज आप लिखेंगे। चाहे तो आप वैल्यू को 300 400 500 कुछ भी ले सकते हैं, आपका जवाब सेम ही आएगा कि भाई 10% से डिक्रीज हुई है किताब की आपके जो प्राइस थी वो, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कंप्यूटर जी के साथ, ऑप्शन ए 10% डिक्रीज कंप्यूटर जी का भी सही कहना है, हमारा भी वही कहना है और आपको भी वही लग रहा है, तो फिर ये हमारा सवाल हो जाता है यहां पे समाप्त, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 7, इफ अ स्कूटरिस्ट ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चला रहा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो भाई वो 7 मिनट लेट हो जाते हैं, ठीक है। और यदि वो 30 की रफ्तार से चल रहे हैं तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं,
ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई जो डेस्टिनेशन है वो कितनी दूर है। चलिए यहां पे देखिए, आपकी पहली स्पीड हो जाएगी 25, ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा यहां पे, तो t1 हो जाएगा t+7, मतलब कितना, 7 मिनट ज्यादा जो भी टाइम था उससे, ठीक है। S2 मतलब दूसरी स्पीड, उसमें क्या हो रहा है भाई, उसमें हो रहा है कि स्पीड हो गई आपकी 30 और टाइम हो गया t2 जो कि है कितना भाई, t-5। ये कैसे, क्योंकि सर आपको 5 मिनट अब लग रहे हैं कम, डेस्टिनेशन रीच करने में लग रहा है 5 मिनट कम। क्या आपको ये समझ में आया? अब एक गलती जो यहां पे आप और मैं कर सकते हैं वो ये कि ये है मिनट्स की जानकारी और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो मतलब दोनों अलग अलग मतलब रोड पे चल रहे हैं, तो पहले उनको एक रोड पे लाना पड़ेगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, इसको चेंज करना पड़ेगा कि आप एक काम करो, आवर्स को चेंज कर दो मिनट्स में, तो भाई आपका यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। तो जब आप इसको चेंज करेंगे, मान लीजिए मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 × 5/18, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, तो यहां हो जाएगा 25 × 5/18, ठीक है, यहां भी 30 × 5/18, और जो टाइमिंग है वो भी चेंज होगी भाई, ये 7 है कितना, ये 7 मिनट्स है, इसको भी आप सेकंड्स में चेंज करो क्योंकि ये भी हो रहा है सेकंड्स में चेंज, तो कितना हो जाएगा t+6 कितना होता है 42, तो यहां हो जाएगा 420, यहां हो जाएगा t- कितना हो जाएगा 5 मिनट, मतलब कितना 6×5 = 30, 300 सेकेंड्स है ना। व्हाट इज 5 मिनट, 5 × 60, 300 सेकेंड, तो अब सब कुछ किस में आ गया, मिनट पर सेकेंड में, सॉरी मीटर पर सेकंड में, तो ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी सेकंड्स में, तो टाइम और स्पीड एक ही उसमें चल रहे हैं, एक ही रोड पे चल रहे हैं, पहले अलग अलग चल रहे थे, ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, वो 7 मिनट्स था, आप चाहें तो उसको 7/60 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक तरीका आप ये भी अख्तियार कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि इसको रख दो 25, टाइम को रख दो 7/60, ये हो गया आवर्स में, और यहां पे भी इसको रहने दो 25 और ये वाले टाइम को कर दो आप 5/60, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई डिस्टेंस आपका फिक्स ही रहेगा ना, खाली स्पीड ऊपर नीचे होगी, थोड़ी स्पीड की वजह से आपकी ऑफिस या आपका घर नजदीक या दूर चला जाएगा। चलिए डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 25 × t कितना, यहां प्लस है ना, तो 25 × t+7/60, ये ठीक है, और ये किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा इधर वाले पैरामीटर के, इधर वाले इक्वेशन के, कि 30 × t-5/60। तो अगर आप यहां पे ये मिनट्स और आवर वाला कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान रखेंगे तो यहां पे आपका इक्वेशन गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए अब ये 25 को अगर आप 30 से कैंसिल करेंगे तो 7 5 और यहां पे सॉरी 5 5 और यहां पे 5 6, ठीक है। अब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां हो जाएगा 5t प्लस 7 5 कितना हो जाएगा 35/60। अभी मैं कुछ सबट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, मैंने केवल अंदर मल्टीप्लाई किया, 5t प्लस 35/60, यहां पे हो जाएगा 60 प्लस 6 5 30/60, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 5t वहां चले जाएगा, 30/60 यहां आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 35/60 प्लस 30/60 इज इक्वल टू कितना आएगा 60 - 5t, अर्थात यहां पे कितना 35 और 30 जोड़ोगे आएगा कितना 65, तो 65/60 होगा आपकी t की वैल्यू, ठीक है। अब इस t की वैल्यू को आप कहीं भी पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वो वाली इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करूं, क्योंकि हमने डिस्टेंस की इक्वेशन क्या बनाई थी सर, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है आपका 30, टाइम आपका हो जाएगा एक वैल्यू ये कि भाई 65/60 माइनस करेंगे 5/60, क्योंकि आपको एक्चुअल स्पीड तो पता नहीं है, तो यहीं से निकालेंगे आप टाइम और स्पीड का जो भी आपका आंसर आएगा, माइनस करेंगे आप तो मिलेगा 30 × 60/60 मतलब हो जाएगा 1, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर। क्या आपको यह समझ में आया हमने क्या किया? हमने सबसे पहले
स्पीड और टाइम का यूज करके ये पता लगाया कि एक वेरिएबल तो एटलीस्ट मालूम चल जाए, कौन सा वाला, जिससे कि हम अपना डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो हमने हमारे पास दो इक्वेशंस थी, दोनों जगह का यूज करके हमने टाइम का पता लगाया। अब क्योंकि हमें एक्चुअल स्पीड नहीं पता, मतलब एक्चुअल टाइम एक्चुअल स्पीड नहीं पता, तो हमारे पास जो गिवन जानकारी थी उसी को यूज करके हमने डिस्टेंस का पता लगाया। क्योंकि डिस्टेंस का फंडा स्पीड कुछ भी हो टाइम कुछ भी हो सेम ही रहता है कि स्पीड इंटू टाइम करने पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वहां पे आपने स्पीड इंटू टाइम किया, उसको सॉल्व किया, डिस्टेंस आपका आया 30 किलोमीटर। यहां पे आपको टाइम मिला था 65/60, लेकिन इस टाइम का क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये टाइम के साथ जुड़ी हुई स्पीड हमें पता नहीं है। जो 25 और 30 है वो तो अलग अलग स्पीड है, जो चेंज के बाद मालूम चलेगी। भाई 25 किया तो 7 मिनट बाद, 30 किया तो 5 मिनट पहले। लेकिन एक्चुअल जो स्टोरी है आपकी कि मतलब कितने पे आपने शुरू किया था, कहां से क्या आपकी स्पीड थी, ये किस रेफरेंस में बोल रहे हैं, वो टाइम आपने निकाला। ये जो टी है ये वो रेफरेंस है कि भाई 7 मिनट बाद में या 5 मिनट पहले। ठीक है, आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए हम करते हैं यहां पे स्क्रीन को क्लियर। उसके पहले ऑब्वियस सी बात है, हम पहले कंफर्म करेंगे कंप्यूटर जी से कि ऑप्शन सी 30 किलोमीटर सही है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपके पास टाइम भी है, डिस्टेंस भी। अब आप चाहे तो आपकी ओरिजिनल स्पीड निकाल सकते हैं। यहां पे इंसान को ये सोचना है कि ये जो 7 और 5 है ये किस हिसाब से है। तो भाई वो जो हिसाब है वो ये रहा कि 65/60 मिनट लगते हैं अगर आप अपनी यूजुअल स्पीड से चलेंगे। तो अगर उससे आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपको 5 मिनट कम लग रहे हैं, अगर आपने स्पीड घटा दी तो आपको 7 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए हमने यहां पे सवाल कर दिया है समाप्त। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 8 की तरफ। अब ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। विच डिस्काउंट सीरीज इज प्रॉफिटेबल? या तो ऐसे आपको कोई दे दे 25, 12 और 3 या 18, 17 और 5। अब सोचने वाली बात, सर ये जो आपकी ये सीरीज ऑफ डिस्काउंट है इसको आप क्या कहते हैं? इसको गणित में कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसा होगा? अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आप गए हैं मार्केट, ठीक है, अपनी माता जी के साथ। आपने अपने लिए एक जीन्स सेलेक्ट की जो कि मान लीजिए है 3000 रुपए की। ठीक है, तो आपने सिलेक्ट कर ली। अब दुकानदार, वो जो वहां पे दुकानदार था, उसने बोला कि इसके 3000 देने पड़ेंगे। आपकी माता जी ने बोला कि भैया हम तो हर बार आप ही से लेते हैं, आप हमसे ज्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं? तो ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाया कैलकुलेटर, उस पर लिखा 3000 और वहां पे दबा दिया -25% का बटन। कितना हो गया? जो भी आया, मान लो आया आपका एग्जाम्पल के तौर पे कितना आ जाएगा, 25% 3000 कितना होगा सर? 3000 का 25% होगा 750 रुपए। 750 माइनस करके 2250 आपको देने। ठीक है, आपकी माताजी ने फिर बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो, सिर्फ 25% डिस्काउंट, ये तो हम किसी भी दुकान से लेंगे तो भी मिल जाएगा, आपके यहां से लेने का क्या फायदा? फिर दुकानदार ने बोला कि भाई ठीक है आप 12% डिस्काउंट और कर देते हैं। तो उन्होंने 12% और माइनस कर दिया, जो भी अमाउंट आया वो आप यहां पे लिख लेंगे। तो जो भी था 2250, 12% किसका? इस 2250 का, 3000 का नहीं। वो क्या करेगा, वहीं पे दबा देगा -12%। तो वो कैलकुलेटर पता है कैसे लेता है कि जो भी लिखा हुआ है वहां पे उसका 12%। तो जब भी ये सक्सेसिव डिस्काउंट की कहानी आती है तो यही होता है कि पहले के अमाउंट पे डिस्काउंट मिला, फिर जो नया अमाउंट आया उस पर डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, आखिर में मान लो आपका अमाउंट आया, सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप 12% निकालोगे, 22 1% होगा 22.5 और 2% होगा 22.5। ठीक है, 5 और 5 10। ठीक है, 5 2 7 2 9 1 10, 2 2 4 2 6 1 7, 270 रुपए मान लीजिए। तो इसमें से आपने 270 और माइनस कर दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा, मान लीजिए आया 1800 कुछ रुपए आएगा ना? नहीं, अगर आपने 250 तो 1980 आएगा। आपकी मम्मी ने क्या बोला, मैं तो 1950 दूंगी। ठीक है, तो फिर यहां पे डिस्काउंट मिल गया। वो डिस्काउंट था मान लो 3% कि आपने पूरे पैसे नहीं दिए, आपने थोड़े कम दे दिए। ठीक है, तो आपने वो क्या किया, ऐसे डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, अब आप गए कहीं और दुकान पे, वहां से आपने एक और जीन्स खरीदी। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको एक ही पसंद आई। तो वहां पे दुकानदार ने पहले 18% किया, फिर 17% किया, फिर 5% किया। अब आपको चुनना है दोनों में से कौन सी दुकान पे ज्यादा डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐड करके देख लो। तो भाई जब आप ऐड करेंगे तो 25, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 3 हो जाएगा 15। कितना पड़ेगा आपको,
40%, 7 और 8 ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 करोगे तो ये भी 40%। तो क्या असल में दोनों कॉन्सेप्ट बराबर हैं? सर देखने से तो यही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों कॉन्सेप्ट में बराबर डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा है, एक में ज्यादा मिल रहा है, एक में कम मिल रहा है। ठीक है, ये आपको मैं अभी से बता रहा हूं आंसर में से एक पार्ट की दोनों में बराबर नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा पड़ेगा वो निकालने का हमारे पास एक तरीका है, जिसको हम हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट में यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने जो चीज ली वो थी 100 रुपए की, माइनस करेंगे इसमें से भाई 25% डिस्काउंट मिला है, तो 25 आपने माइनस कर दिया और ये हो गया परसेंट की निशानी, मतलब 100। तो मतलब जो भी आपकी वैल्यू थी x, उसका आप कितना पे कर रहे हैं? उसका आप पे कर रहे हैं 75%, क्योंकि आपने 25% डिस्काउंट ले लिया। अब जो ये आपकी हो गई नई वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगी? एक नई वैल्यू मिलेगी y, जिसका आप कितना पे करेंगे? सर 12% डिस्काउंट हो जाएगा तो 88% पे करेंगे। तो बेसिकली हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 माइनस 12 अपॉन 100 से, कि भाई इस राशि का, इस अमाउंट का आपको कितना पे करना है? आपको 88% पे करना है। तो आपने 100 माइनस 12 करके 88 से मल्टीप्लाई करके बता दिया कि इसका 88% पे करना। अच्छा, ये y था क्या? ये y था बेसिकली यही वैल्यू। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और फिर लास्ट में तीसरा डिस्काउंट भी लिया जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया? एक बार फिर से हम समझते हैं ये फॉर्मूला आता कैसे। देखो, मान लीजिए आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी या मार्क्ड प्राइस थी x, पहले आप उसमें कितना डिस्काउंट ले रहे हैं? 25%। अगर आप 25% डिस्काउंट ले रहे हैं तो पे कितना कर रहे हैं? 75%। अब इसको निकालने के दो तरीके, या तो पहले x का 25% निकालो, फिर उसको माइनस करके आपका फाइनल अमाउंट निकालो, या फिर आप डायरेक्टली x का कितना परसेंट निकाल दो? 75%। एक ही बात है, किसी का 25% निकाल के माइनस करना या फिर 100 में से 25% हटा के जो वैल्यू आएगी वो निकालना, एक ही बात होती है। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 100 रुपए का 25% निकालोगे 25 आएगा, माइनस करोगे 75 आएगा। 100 का 75% निकालोगे तब भी कितना आएगा? 75 ही आएगा। ठीक है, तो एक ही बात होती है, इसलिए या तो आप 25% निकाल के माइनस कर दो या फिर 25% माइनस करके निकाल दो, एक ही बात है। चलिए, तो x का आपने निकाला पहले 75%, फिर ये जो अमाउंट आया मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ अमाउंट आएगा, वो अमाउंट का निकाला आपने 88%, क्योंकि 12% डिस्काउंट मिल रहा है। फिर जो अमाउंट आया, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया अमाउंट आएगा, उसका आप निकाल रहे हैं कितना? 97%, क्योंकि 3% मिला है डिस्काउंट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 64.02, किसका? x का 64.02%। ये आपको पे करना है। दूसरे वाले केस में वही x पे पहले आपको मिला 18% डिस्काउंट, तो 100 में से 18 आपने माइनस कर दिया, आपको मिली 18% के डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू। फिर उसमें आपने लगाया 17% डिस्काउंट। वो कैसे लगाओगे कि भाई 17% हटा के जो बचा बाकी पूरा पे कर दो। तो 100 में से 17% आपने हटा दिया, आपकी वैल्यू मिली, उसको आपने मल्टीप्लाई करके निकाला कितना पे करना है। ठीक है, फिर आपने दिया 5% डिस्काउंट, तो वो भी होगा मल्टीप्लाई, तो 100 माइनस 5 अपॉन 100। कहानी समझना, यहां मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, किसी का 18% निकाल के माइनस करना या माइनस करके 18% निकालना एक ही बात होती है। तो ये जब आप करोगे आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उस वैल्यू का आप निकालोगे 17% डिस्काउंट के बाद वाले वैल्यू। वो कैसे निकालते हैं? वैसे ही मल्टीप्लाई करके। फिर जो वैल्यू आएगी दूसरी वैल्यू, उसका आप निकाल रहे हैं 5% डिस्काउंट करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी। और जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x कितना? 64.6 ऑफ x। मतलब यहां पे आपको x का 64.02 पे करना है, यहां पे आपको x का 64.6 पे करना है। तो यहां ज्यादा पे करना है, यहां पे कम पे करना है। हालांकि गैप बहुत माइन्यूट है, 0.58% का गैप है, पर फिर भी कौन सा ज्यादा आपको लाभदायक होगा? बिल्कुल फर्स्ट वाला होगा। नॉट बिकॉज पहली वैल्यू बड़ी है, बिकॉज कैलकुलेट करोगे तब आपको समझ में आएगा कौन सा ज्यादा आ रहा है कौन सा कम आ रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर।
मेथड, सवाल, तरीका समझ में आया। एक बार अगर मैं क्विक रिवीजन दूं तो भाई डिस्काउंट निकालने के दो तरीके, पहला या तो पहले कितना डिस्काउंट है वो निकाल लो फिर माइनस कर लो, दूसरा तरीका पहले माइनस कर लो फिर मल्टीप्लाई करके आपका अमाउंट निकाल लो, ठीक है। और जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है तो जो नया अमाउंट आता है उस पर वापस डिस्काउंट लग जाता है, फिर जो अमाउंट आता है उस पर वापस डिस्काउंट लग जाता है, तो बेसिकली सीरीज चलती है पूरी, इसीलिए हमने सबको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाला। इस तरीके से हमारा दोनों में हमने कंपेयर किया तो एक में आपको 64.02% पे करना है, ठीक है, दूसरे में आपको 64.6% पे करना है, तो यहां ज्यादा पे करना है वहां कम पे करना है, तो इसलिए वो वैल्यू हो जाएगी आपकी कम वैल्यू, तो मतलब इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, एक बार कंप्यूटर जी से कंफर्म कर लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। चलिए यहां पे हमारा सवाल क्रमांक 8 और हमारी जो डीपीक्यू सीरीज है वो शीट है वो होती है खत्म। आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि ये सारे डीपीक्यू शीट्स के सॉल्यूशन, सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस पढ़ने के लिए एक अगर कॉमन प्लेटफॉर्म आपको चाहिए तो वो आपको कहां मिलेगा, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट, अलग अलग एग्जाम्स का, अलग अलग मकसद के हिसाब से आप जो पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको अलग अलग यहाँ पे टैब मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं तो एनटीएससी के टैब के अंदर आपको 4-5 सेक्शन मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग वीडियोस, एक कोई भी कहीं पे कुछ भी मिक्स नहीं है। आप जैसे यहाँ पे वॉशनॉर के टैब पे क्लिक करते हैं आपको इस तरीके से पूरा चैप्टर वाइज ओवरव्यू मिल जाता है, हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो मिल जाता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 22 लेक्चर थे हमारे फर्स्ट सेशन में, यहाँ पे अभी 3 है लेकिन ये अपडेट होते जाते हैं रेगुलरली रोज, ठीक है, तो जितने लेक्चर्स आप देखने चाहे उतने आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी सजेशन हमें देने तो हम देखिए यहाँ पे बताते भी हैं कि बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो भाई आईएमओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर कुछ इस तरीके से आपके वीडियोस दिखते हैं जैसे कि हूबहू आपको यूट्यूब पे दिखते हैं। यहां बल्कि एक फायदा यह है कि यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट आएगी, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई नोटिफिकेशन, केवल और केवल पूरा ध्यान आपका किस पे रहेगा, पढ़ाई पे रहेगा। आसान थे, ठीक है, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाया जाता है, कुछ फर्क नहीं है, आपको बस क्या करना है, केवल पढ़ाई करनी है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने एनटीएससी के सैट का स्टेज 1 हम पढ़ रहे थे, जहां पे हमने बेसिक ऑपरेशंस और अर्थमेटिक, जिसको काफी किताबों में कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी कहा जाता है, उसके हमने डीपीक्यू शीट क्रमांक 6 के समाधानों को देखा। आपने यदि ये शीट पूरी सॉल्व नहीं की होगी तो अब हो गई होगी, बहुत अच्छी बात है, पर रेगुलरली इन शीट्स को सॉल्व करते रहिए, आपकी तैयारी एग्जाम के लिए और मजबूत हो जाएगी। एक छोटा सा होमवर्क और आपके लिए, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज एनटीएससी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।